1 लाख इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख प्रॉफिट कमा लो एक महीने में, वो भी कपड़े का बिजनेस में। सुनने में थोड़ा आश्चर्यचकित लगता है, क्या 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख प्रॉफिट कमाया जा सकता है? शायद आप भी बिलीव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हर गली हर चौराहे पर कपड़े की दुकान है और कंपटीशन के बाज़ार में 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख प्रॉफिट, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं ना पूरे कैलकुलेशन के साथ आपको डिटेल में समझाऊंगा आप कपड़े का बिजनेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं और 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप 1 लाख प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। परंतु अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। अब देखिए, 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख प्रॉफिट आप कैसे कर सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए जेन्युइनली अगर देखा जाए 1 लाख इन्वेस्टमेंट यानी 1 लाख का कपड़े खरीदेंगे, जो कि आप अपना दुकान या फिर शोरूम के अंदर 1 लाख का कपड़े आप स्टॉक रखेंगे। अब ये जो 1 लाख का स्टॉक है, इसको आप पूरे महीने में बेचेंगे, यानी 1 महीने के अंदर आप इसको बेचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अगर आप 30% भी लेते हैं तो 1 लाख का 30% यानी 30,000, एक महीने में आप 30,000 प्रॉफिट कमाएंगे। अब देखिए, दूसरी ओर आपका स्टॉक वही सेम है, यानी 1 लाख का स्टॉक है, परंतु इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है। 20% इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, यानी 1 लाख का 20% कितना है? 20,000। परंतु आपका स्टॉक एक महीने में 5 बार रोटेट होता है, यानी आप 5 लाख का सेल करते हो एक महीने में। वो कैसे? देखिए, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 20% के हिसाब से आपको 20,000 मिला, उसमें से आप कुछ भी पैसा विड्रॉ नहीं किया, आपने दोबारा री इन्वेस्ट किया 1 लाख, यानी उसमें फिर आपको मिला 20,000, फिर से आपने 1 लाख री इन्वेस्ट किया, फिर से आपको मिला 20,000। इसी प्रकार जब आप 5 बार करते हो तो 5 गुना 20,000 यानी 1 लाख आपका एक महीने में प्रॉफिट बनता है। इसको कहते हैं स्टॉक रोटेशन फार्मूला। जितना ज़्यादा आप अपना स्टॉक को रोटेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। 5 के जगह पे अगर आप 10 बार रोटेट करेंगे तो आप 2 लाख भी एक महीने में इनकम कर सकते हैं। परंतु ये स्टॉक रोटेशन तभी होगा जब आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन सही होगा और आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी में बिकेगा। और इसके लिए ना आप ऐसा कर सकते हैं, कपड़े का बिजनेस में एक होता है लो रेंज, एक होता है मीडियम रेंज और एक होता है हाई रेंज। परंतु जब आप बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं तो फिर शुरुआती में ना जो हर कोई बिकता है, हर कोई पहनता है, ऐसे प्रोडक्ट को आप रख सकते हैं जो आता है मीडियम रेंज के अंदर, यानी 300 से लेके 1000 के बीच में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट भारतवर्ष में बिकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप अपना स्टॉक के अंदर फास्ट मूविंग आइटम बना सकते हैं, जो कि आप 70% रख सकते हैं। अब देखिए, दूसरा जो कि हाई रेंज यानी एक्सक्लूसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये होगा आपका स्लो मूविंग आइटम, जो कि आप अपना स्टॉक के अंदर 20% रख सकते हैं। और तीसरा देखिए, जो कि लो रेंज यानी 300 के नीचे, इसको आप 10% रख सकते हैं। देखिए, अपने शॉप के अंदर या फिर अपने शोरूम के अंदर कस्टमर को रोटेट करने के लिए कुछ हल्के आइटम रखना बहुत ज़रूरी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं पूरा का पूरा हल्के आइटम आप भर देंगे। क्योंकि देखिए, पूरे साल में जो 1 महीना बिकता है ना, उससे भरने के बजाय जो साल में 12 महीना बिकता है, ऐसे प्रोडक्ट आपको रखना होगा। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, परंतु आप अपना मार्केट रिसर्च, कस्टमर का डिमांड और लोकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, सपोज मान के चलिए आपका लोकेशन में बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट जो कि हाई रेंज का प्रोडक्ट है ना, ये आपका बन जाएगा फास्ट मूविंग आइटम, इसको आप 70% रख सकते हैं। और जो मीडियम रेंज के है ना, ये बन जाएगा 20% यानी आपका स्लो मूविंग आइटम। तो इसी प्रकार देखिए, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कपड़े का बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, कपड़े का बिजनेस को ना आप 2 तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। एक होता है मल्टीपल ब्रांड आउटलेट यानी MBO, और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट यानी EBO। देखिए, ज़्यादातर जो रिटेलर है ना, वो MBO को प्रीफर करते हैं, क्योंकि MBO के अंदर उनको फ्रीडम मिलता है, अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट चूज करते हैं, जैसे कि लेडीज़ वेयर, मेंस वेयर या फिर किड्स वेयर, या फिर ये तीनों का कॉम्बिनेशन को एक साथ अपने दुकान या फिर शोरूम में रखते हैं। जैसे कि जीन्स, टी-शर्ट, कैजुअल शर्ट, फॉर्मल पैंट, ट्रैक पैंट, शर्ट्स, सूट्स एंड ब्लेजर्स, शेरवानी, और लेडीज़ के लिए देखिए कुर्ती, साड़ी, लहंगा, गाउन, टॉप वेयर, ड्रेसेस, ट्राउजर, और बच्चों के लिए किड्स वेयर। यानी मल्टीपल ब्रांड आउटलेट में कस्टमर को वैरायटी मिल जाते हैं, परंतु MBO में देखिए जो सप्लायर होते हैं ना, उनसे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलते हैं। और एक MBO के सामने अगर कोई दूसरा मल्टीपल ब्रांड आउटलेट ओपन कर देते हैं तो फिर मन में एक डर लगा रहता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। और दूसरा देखिए EBO, यानी किसी भी ब्रांड का जब आप शोरूम ओपन करते हो तो इसको कहते हैं EBO यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। और EBO में देखिए
कंपनी खुद आपको बता देता है कि आपके इलाके में क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास सॉफ्टवेयर है और इसके अलावा कंपनी की ओर से सारे सपोर्ट आपको मिल जाते हैं। मार्केटिंग का सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट का एक ब्रांड एस्टैब्लिश करते हो मार्केट के अंदर, और इसके अलावा कस्टमर का मन में एक इम्प्रेशन भी क्रिएट कर पाते हो। यानी देखिए, शुरुआती में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप कपड़े का बिजनेस में आना चाहते हैं, तो फिर आप एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और इसमें आपको एक्सपांसन करना भी ईजी होता है। परंतु देखिए, धीरे धीरे जैसे ही आपका एक्सपीरियंस होगा तो फिर ईबीओ से आप एमबीओ भी ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप अपना कपड़े का बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआती में ना आप अपना टारगेट कस्टमर को डिसाइड करना होगा। यानी जब आप अपना टारगेट कस्टमर को ढूंढते हो तो फिर आपको देखना होगा कस्टमर का डेमोग्राफी, यानी ये कस्टमर, उनका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, या फिर आप सबको टारगेट कर रहे हैं, या फिर इनका एज ग्रुप क्या है, ये 30 के नीचे है, 30 के ऊपर है, या फिर सारे एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, इनका इनकम कितना है, ये शादीशुदा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको डेमोग्राफी के अंदर देखना होगा। और इसके अलावा देखिए, कस्टमर का साइकोग्राफी को भी आपको देखना होगा, यानी कस्टमर का पसंद क्या है, उनका नापसंद क्या है, वो किस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है, यानी कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई मैरिज के लिए वो शेरवानी, सूट, ब्लेजर, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं कि नहीं, इसको पहन के जाते हैं कि नहीं, या फिर उनका स्पेंडिंग कैपेसिटी कैसा है, ये सारी चीज़ें साइकोग्राफी के अंदर कस्टमर का आपको देखना होगा। परंतु जब एक बार आप अपने टारगेट कस्टमर को ढूंढ लेते हैं तो फिर आपको ज़रूरत होगी एक लोकेशन। यानी लोकेशन में देखिए, जो टारगेट कस्टमर आपने आइडेंटिफाई किया, ये आपका लोकेशन पर मैक्सिमम होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, कितने सारे लोग पैदल चल के आपका शॉप या फिर शोरूम तक आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी के लोग तो नहीं रहते हैं, या फिर गाँव के लोग और शहर के लोग दोनों आपके पास आते हैं। या फिर देखिए, आप जिस लोकेशन पर अपना शॉप को ओपन कर रहे हैं, बाजू में कोई शोरूम तो नहीं है, अगर शोरूम है तो उसके बाजू में शॉप ओपन ना करें। और इसके अलावा देखिए, आप क्राउड इलाका को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट दोनों को बेचना बहुत आसान है। और इसके अलावा देखिए, आपका लोकेशन चाहे गांव हो या सिटी, शुरुआती में जो प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, भले ही उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिले, परंतु ऐसे प्रोडक्ट से आपको शुरुआत करना चाहिए। अब देखिए, जब आप अपना टारगेट कस्टमर को डिसाइड कर लिया, लोकेशन आपको मिल गया, अब आपको ज़रूरत होगी सप्लायर। यानी सप्लायर आपका जितना नज़दीक होगा उतना आपके लिए अच्छा है। यानी प्रेजेंट टाइम पे कपड़ों का क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये आपको समझना होगा और उसके हिसाब से आपको सप्लायर चुनना होगा। यानी सप्लायर के लिए देखिए, अगर आप डायरेक्ट बड़े मार्केट से सप्लायर को ढूंढ रहे हैं, उनसे आप सामान को खरीदना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। यानी देखिए, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जो शहरी मार्केट है, ये एशिया का सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट है। तो वहाँ पर भी जाके आप डायरेक्ट कम प्राइस में सामान को खरीद सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी अच्छे अच्छे सप्लायर मिल जाएंगे जिनसे आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। या फिर दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में देखिए, सदर बाज़ार, चांदनी चौक, जो कि लार्जेस्ट होलसेल मार्केट है, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं, या फिर अच्छे अच्छे सप्लायर आपको मिल जाएंगे, उनसे आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। या फिर राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में देखिए जयपुर, जो कि एथनिक और ट्रेडिशनल क्लॉथ के लिए जाने जाते हैं। या फिर राजस्थान में भिलवाड़ा, जो कि टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, और भिलवाड़ा के अंदर देखिए फैब्रिक का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे सप्लायर मिल जाएंगे। या फिर गुजरात की अगर हम बात करें, देखिए सिल्क सिटी ऑफ इंडिया यानी जो सूरत है, ये क्लॉथ मार्केट के लिए ना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। या फिर मुंबई की अगर हम बात करें, हिंद माता क्लॉथ मार्केट, कलकत्ता की अगर हम बात करें, बड़ा बाज़ार, या फिर अगर कर्नाटक की बात करें, दबंगिरी, या फिर दिल्ली की अगर हम बात करें, शंकर बाज़ार। ऐसे ना देखिए, पूरे भारतवर्ष के अंदर हर एक राज्य में, हर एक शहरों में आपको सप्लायर मिल जाएंगे। अब देखिए, जब आप सप्लायर को ढूंढ लेते हैं और उनसे आप प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं, तो शुरुआती में कम से कम 3 से 4 बार फिजिकली जाके आप प्रोडक्ट को परचेज करें। और देखिए, स्टॉक खरीदते वक्त ना अब मल्टीपल सप्लायर के साथ रिलेशन रखें। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि नए ट्रेंड, नए फैशन या फिर प्राइसिंग कंपैरिजन करना ये आपके लिए आसान होगा। और इसके साथ देखिए, आपका सप्लायर का आफ्टर सेल सर्विस को जरूर चेक कर लेना। यानी एक सप्लाई देने के बाद वो दोबारा आपको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, लाइक आपका फ़ोन कॉल को रिसीव कर रहा है कि नहीं, या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, प्राइसिंग, लॉजिस्टिक, या फिर नेगोशिएशन, या फिर देखिए क्रेडिट पीरियड वो रखते हैं कि नहीं, या फिर देखिए टाइमली वो डिलीवरी दे रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं कि नहीं, व्हाट्सएप ऑर्डर को रिसीव कर रहे हैं कि नहीं। ये सारे चीज़ें अपना सप्लायर के अंदर ज़रूर देखना होगा।
अब देखिए आपको स्पेस की ज़रूरत होगी, यानी स्टॉक रखने के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत होगी। और साथ में देखिए अपने दुकान या फिर शोरूम के अंदर ना एक डिस्प्ले काउंटर होना चाहिए, डिस्प्ले शेल्फ होना चाहिए, और साथ में मिरर, मैनेक्विन और ट्रायल रूम तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। परंतु ध्यान रहे, जब आप शुरुआती में छोटे से स्पेस को लेकर शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपका इन्वेंट्री के अंदर ज़्यादा डेड स्टॉक नहीं होना चाहिए। देखिए कपड़े का बिजनेस में डेड स्टॉक होना ही होना है, परंतु आपको डेड स्टॉक को ना समझदारी से खाली करना आना चाहिए। देखिए अगर आपके पास डेड स्टॉक है तो आप उसे खरीदी भाव में बेच सकते हैं, यानी मान के चले आपने 400 में ख़रीदा तो फिर आप 400 में उसे बेच सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ने पर 400 के नीचे प्राइस में भी आप उसे बेच सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट कैश इन हैंड आपके हाथ में पैसा आ जाएंगे। तो आप देखिए नए ट्रेंड, नए फैशन के हिसाब से कपड़े को खरीद के उससे आप तेज बिक सकते हैं। यानी दूसरा तरीका देखिए, डेड स्टॉक को खाली करने के लिए अपने दुकान के बाहर या फिर शोरूम के बाहर आप सेल डाल सकते हैं, या फिर एंट्री पॉइंट पर डिस्काउंट देके आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी डेड स्टॉक वो सरदर्द है जो ज़रूरत पड़ने पर आपका बिजनेस के अंदर कैश फ्लो को ब्लॉक भी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर आपका बिजनेस को बंद भी कर सकता है। इसीलिए देखिए डेड स्टॉक को हमेशा खाली करना होगा, स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होगा, नए प्रोडक्ट को खरीदना होगा जो कि तेज बिकेगा। देखिए डेड स्टॉक आपके बिजनेस में तो सिर्फ एक सरदर्द है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है जो प्रोडक्ट आपका सबसे तेज बिकता है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो फिर ये आपके बिज़नेस के लिए ना जहर बन जाता है। क्योंकि देखिए जो डेड स्टॉक है ना उसका तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसका आप हिसाब जोड़ सकते हैं, परंतु जो आउट ऑफ स्टॉक है इसमें कितने कस्टमर आके चले गए और कितने कस्टमर आने वाले थे उसका हिसाब जोड़ना बहुत मुश्किल है। परंतु ये आउट ऑफ स्टॉक क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? अब देखिए पहला रीज़न है सही सप्लायर को आपने नहीं चुना और सप्लाई के लिए डिले कर रहे हैं। और दूसरा देखिए इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी एग्जैक्टली आपके पास अभी कितना प्रोडक्ट है आप बता नहीं पा रहे हैं। यानी जीन्स पैंट का कितना जीन्स पैंट पड़ा है, एग्जैक्टली कितने कितने प्राइस में कितना जीन्स पैंट पड़ा है आप बता नहीं पा रहे हैं। या फिर तीसरा देखिए आप अपने कस्टमर को ना बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे देते हो, उसके चक्कर में वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं हो पाता है। वर्किंग कैपिटल कमी यानी फंड की कमी, और फंड की कमी तो प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत आ रहे। तो ये सारे चीज़ें, ये जो सारे प्रॉब्लम है ना, इसके वजह से प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अब देखिए फाइनली कपड़े का बिजनेस में आपको सेल्स और मार्केटिंग भी करना होगा, और सेल्स के लिए देखिए आपका सेल्स तभी ठीक होगा जब आपका सेल्समैन ठीक होगा। यानी आपका जो सेल्समैन है वो 10 में से कितने लोगों को बेच पा रहा है, 3, 4, 5। अगर 10 में से 4 लोगों को बेच रहा है तो फिर वो 10 में से 7 या 8 लोगों को कैसे बेचे, तो उसके लिए आपको ना उनको ट्रेनिंग देना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा। अब देखिए इसके बाद आपको मार्केटिंग करना होगा। यानी आज के टाइम पे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आते हैं, तो इसीलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग भी करना होगा, और आप डिस्काउंट दे के भी ना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। और देखिए जब कस्टमर आपके शॉप में आते हैं या फिर शोरूम पे आते हैं, बिलिंग काउंटर पे जब जाते हैं ना, तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर को ले सकते हैं, ताकि आने वाले जो अपडेट है ना आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए एक वीडियो में सारे डिटेल्स देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, परंतु इस बिज़नेस के रिलेटेड और कौन कौन सा जानकारी आप लेना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि इसके ऊपर दूसरा वीडियो बना के मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। परंतु अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।